और दिल्ली से बड़ी जानकारी। जेएनयू छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। जेएनयू चुनाव में जय श्री राम और लाल सलाम की गूंज है। लेफ्ट उम्मीदवार दानिश ने एबीवीपी पर निशाना साधा, बीजेपी नेताओं पर जमकर हमला बोला। वहीं जेएनयू में 4 नवंबर को वोटिंग होगी, 6 नवंबर को मतगणना होगी। जेएनयू कैंपस में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है आज। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में उम्मीदवार के समर्थकों के बीच में जय श्री राम और लाल सलाम की गूंज खूब हो रही है। लेफ्ट उम्मीदवार ने दानिश ने एबीवीपी और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया है। जेएनयू में 4 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो वहीं 6 नवंबर को छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने हैं। कैंपस में राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। जेएनयू के चुनाव हमेशा चर्चाओं का विषय रहते भी हैं और यहाँ के जो तमाम स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा दिलचस्पी इन चुनाव में लेते भी हैं। जेएनयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है आज। इसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी और आज ये प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। उस डिबेट में ये देखना होगा कि आखिर किन किन मुद्दों को उठाया जाता है और अपने भाषण के दौरान क्या वो तमाम बातों का जिक्र किया जाता है जिससे जो जेएनयू के तमाम स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हो, जिसका असर उन पर हो और कैंडिडेट्स के पक्ष में बोल पड़े। तो ऐसे में देखिए 4 तारीख को वोटिंग का इंतजार सभी कैंडिडेट्स भी कर रहे हैं और जेएनयू के स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो देखिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर मेगा कवरेज जेएनयू चुनाव को लेकर लगातार जारी और हमारे साथ एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार विकास पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विकास, बहुत स्वागत है आपका। आज प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होने जा रही है। इन चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। कैसा माहौल आप देख रहे हैं और कितने कॉन्फिडेंट है इन चुनावों को लेकर? जी पूजा जी, इस साल का चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि इस कैंपस में पिछले 12 साल से आयशा सफाई लेड जो काउंसिल रहा है, उसके बाद एक छात्रों में कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी है और जो कैंपस में के जो मुद्दे हैं, जो छात्रों के मुद्दे हैं, वो कहीं न कहीं रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। जो स्टूडेंट के एस्पिरेशंस हैं उस पर ये लेफ्ट काउंसिल काम नहीं कर रही है। वो देश विदेश के सारे मुद्दों पे बात करते हैं, पर जो छात्रों की बेसिक एमिनिटीज है, तो कैंपस में जो हॉस्टल के इशूज है, जो लाइब्रेरी के इशूज है, जो स्पोर्ट्स के इशूज है, उस पर काम नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और जो यहाँ के एक मास लेवल पे करप्शन हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं इस वामपंथी संगठनों के लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे मुद्दे जो छात्रों के हैं उसको लेकर हम इस चुनाव में आगे जा रहे हैं और ये पूरा चुनाव स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चुनाव में एक ह्यूज मेजोरिटी से जीत के आएगा और बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि छात्रों का बहुत हमें साथ मिल रहा है, जहां भी जा रहे हैं छात्र हमारे साथ खड़े दिख रहे हैं और जो लेफ्ट और एडमिन का नेक्सस है वो कहीं ना कहीं छात्रों को सामने वो एक्सपोज हुआ है और छात्र इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुन के लेके आ रहे हैं। ठीक है विकास, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। अदिति भी कनेक्ट हो गई हैं, लेफ्ट से उम्मीदवार हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। अदिति, आप कितने कॉन्फिडेंट इस बार के चुनाव को लेकर है और कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है? बार जो एक सीट एबीवीपी को मिलेगी, उम्मीद है कि इस बार लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोग्रेस स्टूडेंट्स हैं, पूरी तरीके से लेफ्ट को वोट करेंगे और लेफ्ट ही आएगा। 2 सालों से कैंपस में संघर्ष करता आया है छात्रों के मुद्दों पर, चाहे वो डेप्रिवेशन पॉइंट हो, चाहे जीएस कैश हो, चाहे ओबीसी रिजर्वेशन हो, चाहे हमारी फी हो जिसकी हर बार बाजारीकरण शिक्षा के करने के क्रम में ये लोग हर वक्त बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ लड़ाई हो। तमाम लड़ाइयाँ लेफ्ट की आइडियोलॉजिकल स्टैंड की वजह से हमने लड़ी है और हम आगे भी लड़ेंगे। हम और स्टूडेंट्स का मैंडेट हमें मिलेगा और संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। अदिति, व्हाट फैक्टर्स डू यू थिंक कि आपके फेवर में इस बार काम करने वाले हैं? क्योंकि विपक्ष का कहना यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है जिसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए, मुझे पूरा यकीन है
कि इस कैंपस के स्टूडेंट्स जातिवादी, इस्लामोफोबिक, हिंसा मारपीट करने वाले लोग, मिसोजिनिस्ट लोग, सेक्सिस्ट लोगों को कभी चुनकर नहीं लाएंगे। वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं अदिति जो आपको लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा वर्क करने वाले हैं या स्टूडेंट्स के जहन में सबसे ज्यादा रहने वाले हैं? देखिए, ये सारे जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए हैं, पहली बार कि कैंपस का किस तरीके से माहौल लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त हमें शुरुआत करनी पड़ जाती है इलेक्शन करवाने से, जो कि ये जो संगी गुंडे हैं ये कभी होने नहीं देना चाहते हैं, ताकि इनके जो आका ऊपर बैठे हैं वो जब यूनियन रद्द हो तो उसके बाद अपनी फी वृद्धि करा पाए, अपनी सारी दमनकारी नीतियां लागू कर पाए। उसके खिलाफ यूनियन हमेशा डटकर खड़ा रहा है। चाहे हर वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब रेजिस्टेंस हो रहा है तो यहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है स्टूडेंट्स के खिलाफ। पुलिस के दम पे लाइब्रेरी में सर्विलांस सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश की जाती है। चाहे जब स्टूडेंट्स अपने मारपीट के खिलाफ, जिन्होंने मारपीट की, जाते हैं एफआईआर कराने तो उल्टे उन पे एफआईआर होता है। इन सब चीज़ों, ये सब तमाम मुद्दे, चाहे हम देखते हैं फंड कट, किसकी सरकार है? जिसकी सरकार है वो हमसे पूछ रहा है कि हम फंड कट का इल्ज़ाम हम पे लगा रहा है। उनकी सरकार, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार, सब कुछ उनका है तो वो जवाब दे ही दे। यूनियन में भी वो थे, सबसे ज़्यादा काउंसलर उनके थे। कहाँ काम हुआ है, क्यों नहीं काम हुआ है, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियाँ आई हैं, क्यों नहीं फंड लेकर आया गया है, उसकी जवाबदेही वो तय करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ के देख रहे हैं सारी चीज़ें, सारी बातें, और वही फैक्टर्स काम करेंगे जो सालों साल से उन्होंने देखा है कि किस तरह लेफ्ट की आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है वही इस कैंपस को बचा के रखे, वही इस कैंपस को स्टूडेंट फ्रेंडली और वही इस कैंपस को एक एक्सेसिबल एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन का कैंपस बना के रखा हुआ है लेफ्ट ने। ठीक है अदिति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। विकास, आपने अदिति को भी अभी सुना है, आपको क्या लगता है आपके फेवर में कौन से फैक्टर्स काम करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट की तरफ नहीं राइट की तरफ आए? देखिए, इनका हमेशा से यही है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। 11-12 साल से इस कैंपस में है। जो फंड 11-12 साल में इस कैंपस में आया उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा ये तो प्रशासन तय करता है, लेकिन उस पर वॉचडॉग की तरह तो जेएनयू काम करेगा। इस कैंपस पे लगातार जो फंड आए उससे करप्शन हुए हैं और उसमें यही वामपंथी संगठन के लोग जो काउंसिल में बैठे हैं, इन लोगों का साथ दिया। इस कैंपस से सीपीओ मैनुअल आया इन्हीं के टाइम में, उसमें इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आज तक प्रशासन के सामने इनकी मुंह नहीं खुला, आज तक इन्होंने उसको लेकर एक बार सवाल नहीं किया कि जो पैसा आया वो कहाँ गया। और ये पूरा जो जेनुटा और एडमिन का नक्शा है, इसकी वजह से आज कैंपस बर्बाद है। छात्र अपने बेसिक सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और कैंपस में इस समय कैंपस उसी को चुनेगा जो छात्रों की बात करेगा, उनको नहीं चुनेगा जो अपने पॉलिटिकल गेम के लिए जेएनयू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को नहीं चुनेगा जो जेएनयू में जीत के यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ने आते हैं और छात्रों को यहीं छोड़ देते हैं। क्या वो बेसिक सुविधाएं हैं आपके हिसाब से जो नहीं मिल रही है कैंपस के अंदर? कैंपस में आपकी जो लाइब्रेरी में सीटिंग कैपेसिटी है, पूरे कैंपस में 9000 से ज्यादा छात्र हैं, जबकि 600 से 800 सीटें हैं। इसी तरीके से जो हॉस्टल्स हैं वो जर्जर हालत में है, उनकी छतें गिर रही हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे हेल्थ सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती थी पहले, वो पिछले 10-12 साल में इंक्रीज नहीं हुई है। और इसको लेके जो जेएनयू का काम है, जिसको स्टूडेंट के एस्पिरेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जेएनयू के लिए काम करेगा, पर इन लोगों ने देश के सारे मुद्दों पे काम किया, उस पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसको लेके आज तक इनका जो मुंह है वो प्रशासन के सामने नहीं खुलता। इनका एक नेक्सस है, वहाँ पे ये रेड पैलेस पे जाते हैं, उनके प्रशासन के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार पिछले कुछ साल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर वोकल रहे। इस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को फाइन भी झेलना पड़ा, उनके नॉमिनेशन भी कैंसिल किए गए, कई लोग का जो एकेडमिक उनको अपने एकेडमिक्स भी छोड़ना पड़ा। लेकिन ये लोग आराम से प्रशासन के साथ बैठे चाय पीते हैं और उनके इशारों पे चलते हैं, और इसकी वजह से आज कैंपस का ये हाल है। और पिछले 55 साल में अगर देखेंगे इस कैंपस का में लेफ्ट काउंसिल ही रहा है, लेफ्ट के लोग ही रहे हैं, इसी वजह से आज ये कैंपस बेहाल है। अदिति, ये जो बेसिक सुविधाओं का जिक्र विकास कर रहे हैं, इस पर आपका क्या पक्ष है?
पिछले 10 साल से, जब से पहली बार एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी उस दौर में चुन कर आए थे, तब से इनका एक आंदोलन शुरू हुआ शटडाउन जेएनयू का। और तब से तमाम जो बीजेपी आरएसएस की प्रोपेगेंडा मशीनरी है, तमाम फिल्में बनाकर और न जाने किस किस तरीके से उन्होंने जेएनयू को बदनाम करने की पूरी साजिश की, जेएनयू को खत्म करने की पूरी साजिश की, और उस साजिश का एक हिस्सा फंड करती है। जब भी आप चाहे जेंडर के मामले में, चाहे किसी भी चीज के लिए आप जाएं प्रशासन के पास, उनके पास एक ही जवाब रहता है कि हमारे पास फंड नहीं है और तुम लोग मुफ्त में करते हो। इनकी रेखा गुप्ता का बहुत फेमस वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि 50-50 साल के बुढ़े जेएनयू में मुफ्त खोरी करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे पे पलते हैं, जेएनयू को बंद करा देना चाहिए। तो इनका जो इनकी सोच है हमारे कैंपस को लेके, वो पता चलती है, और फंड काटने की प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। और 50% फंड कटे हैं। उस कटौती के वजह से देखिए कि किस तरीके से डेप्रिवेशन पॉइंट्स पीएचडी से खत्म किए गए हैं, जिससे महिलाओं की संख्या कम हो रही है, उससे इनकी हिंसा भी बढ़ रही है, क्योंकि जेएनयू में महिलाएं सबसे आगे डटकर खड़ी रही थी इनके खिलाफ। तो बिल्कुल बेशक फंड कट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे लाखों का सर्विलांस सिस्टम लगाया जा सकता है, लेकिन लाइब्रेरी की छत गिर रही है, उसकी मरम्मत का कोई हिसाब किताब नहीं है। करप्शन हो रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि रेनोवेशन के फंड से लीपापोती कर दी जा रही है और दिखा दिया जा रहा है कि हमने रेनोवेशन किया है, लेकिन बराक जो 3 साल से बना हुआ है उसको खुलवाने की लड़ाई हमारे यूनियन ने की, उसको बनवाने की लड़ाई भी उससे पहले 2014 में आशुतोष के यूनियन में की गई थी, धनंजय की यूनियन में इसको खुलवाया गया। वो अभी से उसका जो चूना पट्टी है वो गिरने लगा है, अभी से उसके हैंडल्स टूटने लगे हैं। तो इसकी जवाबदेही वो तय करेगा ना जो सत्ता में है, वो बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो बताएं कि फंड कट क्यों हो रहा है, आप वो बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्यों नहीं है, साइंस के लैब्स में इक्विपमेंट क्यों नहीं है, क्यों AIRF जो है वो सुविधा उसके तहत नहीं पहुंचाई जा पा रही है साइंस के स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो क्यों साइंस के स्टूडेंट्स को अपना JRF लगाकर लैब्स की मरम्मत करानी पड़ रही है अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्यों आयुर्वेदा का खुद का बिल्डिंग ऑफ फैकल्टी नहीं है, क्यों SOE के पास खुद के इक्विपमेंट्स, खुद की फैसिलिटीज, खुद की बिल्डिंग्स नहीं है, क्यों उनको इतनी फीस देनी पड़ रही है पर कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। इसकी जवाबदेही जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है जेएनयू, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, वो जवाबदेही दे, वो बताएं हमें कि क्यों इतनी नफरत है उनको जेएनयू से। ठीक है लॉटरी अदिति में आपके पास वापस, और विकास भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं NSUI से। विकास, स्वागत है आपका। विकास, जरा ये बताइए कि व्हाई नॉट लेफ्ट और ABVP, व्हाई NSUI, क्या फैक्टर्स है? इसमें एक अभी जो NSUI के द्वारा एक नारा लगाया जाता है कि लेफ्ट राइट को चोट दो, NSUI को वोट दो। लेफ्ट और राइट की जो बाइनरी है इस कैंपस में, उसने इस कैंपस के जो पिछले 50 साल है, इस कैंपस को जितना लूटने का काम इस वर्तमान की बीजेपी सरकार और ABVP कर रही है, उतना ही लूटने का काम यहाँ का लेफ्ट का यूनियन कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं 2014 का बाद जैसे ही सत्ता में परिवर्तन आता है, इस कैंपस पे हमले हैं जो सरकार के द्वारा लगातार बढ़ जाते हैं, चाहे वो 2016 में जेएनयू कैंपेन का नारा हो, या उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग न जाना किन किन नामों से, आतंकवादी, नक्सलवादी, अर्बन नक्सल, तमाम नामों से जेएनयू के स्टूडेंट्स को पुकारा जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो लेफ्ट का यूनियन है वो इन तमाम हमलों को रोक पाने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है, जैसे जो फंड कट किया जा रहा है, पिछली बार के हमारे लेफ्ट के यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि हम सरकार के खजाने से फंड को खींच के लेते आएंगे, लेकिन वो फंड इस कैंपस में मुझे दिखा नहीं है आज तक। तो ये इलेक्शन से एक महीने पहले ये तय होता है कि इस कैंपस में लेफ्ट और राइट की बाइनरी बनानी है, और उसके बाद इसको इलेक्शन को सिर्फ लेफ्ट और राइट के बीच में खेला जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन और नेक्स्ट इलेक्शन के बीच के जो फ्री टाइम होता है, उसमें दोनों तरफ से कुछ काम या कोई प्रोटेस्ट या कोई मूवमेंट लॉन्च करने की बात नहीं की जाती है। अब PhD स्टूडेंट्स को होटल से निकाला जा रहा है। इस दरमियान लेफ्ट के यूनियन ने
एडमिन को प्रेशराइज करने के लिए सिर्फ हंगर स्ट्राइक के अलावा कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि स्टूडेंट्स का भी लेफ्ट के यूनियन से भरोसा धीरे धीरे उठ चुका है। इन तमाम जो लेफ्ट और राइट की बाइनरी है इसके बीच में हम एनएसयूआई इस कैंपस को एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं कि जो एबीवीपी है आरएसएस और बीजेपी का स्टूडेंट है वो इस कैंपस को आगे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी वर्तमान में सेंट्रल में गवर्नमेंट है। जब उनकी ही गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है तो वो इस कैंपस को कैसे आगे लेके जा सकते। और लेफ्ट के यूनियन पिछले 50 साल से इस कैंपस में, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से लेफ्ट का यूनियन है यहाँ पे, लेकिन वो स्टूडेंट्स के जो इश्यूज उनको रिप्रेजेंट करने में बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामयाब है। इसलिए अब स्टूडेंट्स की जरूरत है एक ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक और ऑल्टरनेटिव की जो स्टूडेंट के इश्यूज पे बात करे, जो एडमिन से सच में लड़ सके, जो सरकार से सच में लड़ सके। इसलिए हम चाहते हैं कि एनएसयूआई इस कैंपस के लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एक मेजर इशू है जिस वजह से जेएनयू कई बार चर्चाओं में भी आ जाता है कि यहाँ पर अलग अलग छात्र संगठनों के जो छात्र होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं विकास, और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज होता है जो नहीं होना चाहिए। उसको लेकर आपका क्या विजन है? आप कैसे मेंटेन करेंगे इसे अगर आपको चुनते हैं तो? नहीं, अलग अलग छात्र संगठन आपस में नहीं भिड़ जाते। इस कैंपस में और बाहर भी वायलेंस सिर्फ एक ही संगठन करता है, वो है एबीवीपी। इसमें कोई बिल्कुल शंका की कुछ नहीं है कि एबीवीपी और बीजेपी नफरत और हिंसा की राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ एक ही संगठन का काम है। बाकी संगठन इस तरह की हिंसा का काम कभी नहीं करते। हम लोग हिंसा में पार्टिसिपेट कभी नहीं करते। सिर्फ एबीवीपी इस कैंपस में वायलेंस करता है। इसलिए एक महीने में जिस तरीके से एबीवीपी ने इस कैंपस में वायलेंस किया है वो सबके सामने है। बाकी संगठनों पे इसका कोई आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ठीक है विकास, अब अगला सवाल मेरा आपसे, विकास पटेल की मैं अब बात कर रही हूँ। एबीवीपी पर लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज करने के आरोप लगते हैं, वायलेंस करने का आरोप लगता है। इस ये जो छवि बनाने की कोशिश की गई है, जो ये आरोप लग रहे हैं, उससे कैसे आप अपने आप को क्लियर करेंगे? देखिए, जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं उनके हाथ खुद खून से रंगे हुए हैं। लाल क्रांति जो बात करते हैं कि हम लाल क्रांति लाएंगे, वो बिना रेवोल्यूशन लाएंगे, वो बिना खून बहाए नहीं आएगा। इस कैंपस में जब से लेफ्ट है वो दूसरे विचार के लोगों को स्पेस नहीं देती है, उनको बात करने का, उनको अपनी बात को रखने नहीं देती है। इस कैंपस में आप देखेंगे एसएल का जीबीएम हुआ, इस कैंपस में ट्रिपल एस का जीबीएम हुआ, वहाँ बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके से ईसी मेंबर्स को चुना जाता है। और वहाँ पे जो जीबीएम 10-12 घंटे चलते हैं, जहाँ सबको बोलने का मौका दिया जाता है, जहाँ प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक तरीके से वोटिंग के बाद ईसी को चुना जाता है, वहाँ पे इनके ही लोग जो वहाँ पे चेयर कर रहे होते हैं, पुराने जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, वो 7 मिनट के अंदर पूरे जीबीएम को खत्म कर देते हैं। और जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसको रेसिस्ट करने का काम करता है तो लोग उसको वायलेंस का नाम देते हैं, जबकि खुद इस कैंपस में ये वामपंथी संगठन लोगों का शोषण करते हैं, अपनी ही कैडर्स का शोषण करते हैं। और इनका पूरा तो इतिहास रहा है, चाहे मारी झापी देख लिए, नक्सलबाड़ी देखिए, नंदीग्राम देखिए, और पूरे दुनिया का कहीं भी आप जहाँ भी वामपंथ है वहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने किस तरीके से रक्त बहाया है। स्टूडेंट्स का अपने जो उनके कार्यकर्ता उनका कैसे शोषण कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? ये इन लोगों का आयशा के लोगों पे तो पूरा रिकॉर्ड है कि इन्होंने किस तरीके से अपने ही कैडर्स के, अपने ही कार्यकर्ताओं का इस कैंपस में शोषण किया। और ये सिर्फ यही नहीं, इनके जो नक्सली कैंप होते हैं वहां से लेके पूरे देश भर के जो कैंपसेस हैं, हर जगह इन्होंने सेक्सुअली अपने कार्यकर्ताओं को एक्सप्लॉइट किया है, रेप किया है। इस कैंपस में आप देखेंगी तो इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इनके ही जो सीनियर लीडर्स हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रहे हों, चाहे इनके स्टेट लेवल के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हों, सबने इस तरह का काम किया है। यही नहीं, इन लोग के जो कैडर्स हैं वो जीएस केस जो होता था उसमें भी बैठते थे, और इनके कैडर्स के ऊपर जो रेप चार्जेस होते थे उस फाइल को दबाने का भी काम करते थे। आदित्य, इन आरोपों को लेकर आपका क्या जवाब है? आदित्य, आप कनेक्टेड है हमारे साथ? चलिए, आदित्य डिस्कनेक्ट हो गई है हमारे साथ, उनके पास हम वापस लौटेंगे। विकास, एनएसयूआई, मैं अब आपका रुख करना चाहती हूँ। वायलेंस को लेकर आपने अपना जवाब जो दिया था उसको लेकर एबीवीपी की तरफ से लेफ्ट पर भी आरोप लगाए गए हैं। अब ये तो देखिए, एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टूडेंट की कि वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, कम से कम वो वहाँ पर सेफ फील करे, तब जाकर वो पढ़ाई भी कर सकता है। इस बार जो आपने तमाम इश्यूज को उठाया है
है, आज प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होने वाली है, वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको लगता है कि आपके फेवर में वर्क करने वाले हैं? सबसे पहले ये जो आपने वॉयलेंस की बात की, ये हर इलेक्शन के पहले होता है, ये पैटर्न है इलेक्शन से पहले। जेन्युइन इलेक्शन के पहले एक पैटर्न लेफ्ट जानबूझ के जो एबीवीपी को प्रवोक करता है कि वॉयलेंस किया जाए, फिर इस वॉयलेंस के बाद विक्टिम कार्ड खेला जाए कि हमारे साथ वॉयलेंस हुआ है, एबीवीपी को वॉयलेंस में हराना है। लेकिन जो इसमें स्टूडेंट्स के इश्यूज है, अब इलेक्शन एक महीने से मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वॉयलेंस पे बात हो रही है, एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस, लेफ्ट, लेकिन स्टूडेंट के जो इश्यूज है उसमें बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो मैं इस बात के जो आज की प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसमें हम लोग जो यहाँ के कैंपस के इश्यूज है और वो इश्यूज जो एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट्स के रेज नहीं कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अब दोनों जो लेफ्ट और राइट है इनसे थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी बात की जाए। अब देखिए यूनियन हर साल चुन के आता है, लेकिन अब यूनियन के पीछे चलने वाले लोग नहीं बचे कैंपस में। यूनियन जब कोई प्रोटेस्ट की कॉल देता है तो 10 लोग नहीं आते। तो ये 10 लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि स्टूडेंट्स का भरोसा उठ चुका है यूनियन से कि यूनियन कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं है। आप एबीवीपी को हराने के नाम पे, आरएसएस, बीजेपी को रोकने के नाम पे जीत तो जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या आप कुछ काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए देखिएगा, आप जब भी इस इलेक्शन के बाद में चाहे निजोई को मौका मिले या लेफ्ट को मौका मिले, बीजेपी को मौका मिले, तो एक नई तरंग दिखेगी इस कैंपस में। लेकिन लेफ्ट ने जिस तरीके से इस कैंपस को लूटा है, इस कैंपस की डेमोक्रेसी को लूटा है, इस कैंपस के इश्यूज को लूटा है, सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट दोनों को टारगेट करके हम अगर इस कैंपस के स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव देंगे तो इस कैंपस के स्टूडेंट्स बिल्कुल अनिश्चय का साथ देंगे इस बार। ठीक है विकास पटेल, अब मेरा अगला सवाल आपसे है। इस बार कैंपस के अंदर जय श्री राम और राष्ट्रवाद का मुद्दा भी काफी ज्यादा, इसकी भी गूंज देखने को मिल रही है। इस पर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अभी आप छात्र राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के इश्यूज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करके उनको ज्यादा ऊपर उठाना चाहिए, या फिर जो नेशनल लेवल पर इश्यूज चलते हैं उसके बेसिस पर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, नेशनल इश्यूज तो जरूरी है क्योंकि हमारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो कैंपस के बेसिक सुविधाएं हैं जो छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिसर्च भी बाधित हो रहा है और कैंपस की जो लोगों का जो इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कैंपस में खत्म हो रहा है। हमने देखा होगा पहले बहुत सारे फॉरेनर्स भी इस कैंपस में पढ़ने आते थे, आजकल आने से कतराते हैं। जेएनयू में जो छात्र हैं जो पहले हॉस्टल में रहते थे, यहाँ पे जो हॉस्टल लाइफ उसको एंजॉय करते थे, आज वो बाहर रूम लेने को मजबूर है। ये सब जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं जेएनयू का फेलियर है। जो जेएनयू की एक क्रेडिबिलिटी होती थी कि कैंपस में काम करेगा, छात्रों का एक विश्वास होता था, वो विश्वास कहीं ना कहीं खोया है और हम लोग इस बार जीत के आएंगे तो उसको ठीक करेंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी को ठीक करेंगे। और जो जब हम बात करते हैं कि भगवान राम की बात करते हैं, तो इस कैंपस पे भगवान राम को इन वामपंथियों ने सूली पे लटकाया हुआ था और इसके साथ ही साथ माँ दुर्गा के बारे में अक्सर बोले जाते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था तो उस समय माँ दुर्गा की प्रतिमा को इन लोगों ने चप्पल दिखाने का काम किया था, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो हमारे प्रमुख मुद्दे ये नहीं है कि हमें राम जी के लिए नारे लगाने, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इसलिए यहाँ का छात्र इसके लिए खड़ा होता है। बाकी हमारी प्रायोरिटी हमेशा से यही रहेगा कि कैसे हम इस कैंपस में छात्रों के लिए कार्य कर सकें।